हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। वन लाइनर की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह सीरीज जो है वो बहुत पसंद आ रहा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के जो पॉइंट्स होंगे वह भी इंपॉर्टेंट होंगे। आज जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो है द फुल नेम ऑफ इसरो। इसरो का फुल नेम पूछ रहा है, मतलब इसरो का पूरा नाम क्या है। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल नेम है। आगे अगर हम पॉइंट पे बात करें तो कहता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो जनक हैं, जो फादर हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर विक्रम अंबाला साराभाई। डॉक्टर विक्रम अंबाला साराभाई जो हैं वह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता हैं। कहता है अगला पॉइंट, द फर्स्ट सैटेलाइट उपग्रह जो है, भारत का पहला उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा गया उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है एक महान खगोलविद और महान गणितज्ञ के नाम पर इस सैटेलाइट का नामकरण किया गया है। आगे पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे इसी से संबंधित है, जो पहला सैटेलाइट था हमारा आर्यभट्ट, उसको डिजाइन करने वाले जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? प्रोफेसर UR राव। प्रोफेसर UR राव साहब ने ही आर्यभट्ट जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था उसका जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? किन्होंने किया था? तो प्रोफेसर UR राव साहब ने किया था। आगे अगर हम पॉइंट पे बात करें, फर्स्ट एनिमल, याद रखिएगा, द फर्स्ट एनिमल टू ट्रेवल टू स्पेस। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले जानवर कौन थे? तो याद रखिएगा, लाइका नाम की एक कुतिया, याद रखिएगा, ये बिच थी। याद रखना है अपने को, बिच थी, डॉग नहीं बल्कि एक बिच है, मतलब कुतिया। इसका नाम क्या है? लाइका। और इसको कब भेजा गया है? तो 3 नवंबर 1957 को, 3 नवंबर 1957 को लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया, जो पहली जानवर बनी अंतरिक्ष में ट्रैवल यात्रा करने वाली। तो यहां पे पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लीजिए। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जानवर था एक कुतिया या कुत्ता। द नेम ऑफ एनिमल विच वॉज सेंट टू स्पेस ऑन नवंबर 3, 1957 वॉज लाइका। अगले पॉइंट पे बात करें तो कहता है चंद्रमा पर अपना पैर रखने वाला पहला व्यक्ति जो थे उनका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। आगे के पॉइंट पे बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर किसी नासा अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान, सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का जो रिकॉर्ड है वो किनके नाम पर है? मार्क वेंडे हई के नाम पर अंतरिक्ष में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर नासा का पहला अंतरिक्ष यात्री, या फिर आप कह सकते हैं सबसे अधिक उड़ान भरने वाला जो यात्री है वो मार्क वेंडे हेडे है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। उम्मीद करूंगा आप जितना अधिक हो सके लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करते चलेंगे, ताकि सब्सक्राइबर और बढ़े और हमें एनर्जी आता जाए और अच्छे से वीडियो बनते जाएं। कहता है टीम पिक इज नोन एज, टीम पिक को एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाना जाता है। टीम पिक कौन है? एक अंतरिक्ष यात्री हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर COBE सैटेलाइट क्या है? कहता है 18 नवंबर 1989 को लॉन्च किया गया एक सैटेलाइट प्रोग्राम है। क्या है? सैटेलाइट प्रोग्राम है, जिसे बिग बैंग के बाद, बिग बैंग जो थियरी है, बिग बैंग जो हुआ है, एक सिंगुलैरिटी में जो विस्फोट हुआ है 13 अरब वर्ष पहले,
उसके बाद ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव, यूनिवर्सल माइक्रोवेव या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को के विकिरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कॉब जो है, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर जो है, वो किस लिए डिजाइन किया गया है? जो बिग बैंग के बाद जो ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन, जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, उसके रिसर्च, उसके स्टडी के लिए इसका डिजाइन किया गया है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें फाल्कन की, तो फाल्कन जो है वह एक क्या है? सिस्टम है, अंडर सी केबल सिस्टम है। फाल्कन क्या है? अंडर सी केबल सिस्टम है। याद होगा आपको कि जो सी है, समुद्र है, उसके नीचे से वायर, सबमरीन जो है वायर बिछाती है, जो कि ऑप्टिक फाइबर केबल होता है, ऑप्टिक फाइबर का केबल होता है, जिसके थ्रू पूरे विश्व के कई अन्य देशों को कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। इसी का सीरीज है फाल्कन। फाल्कन जो है अंडर सी केबल सिस्टम है। फाल्कन क्या है? अंडर सी केबल सिस्टम है, जो कि समुद्र के अंदर 11,859 किलोमीटर, समुद्र के अंदर 11,859 किलोमीटर लंबा केबल नेटवर्क है, जो किसको कनेक्ट कर रही है? इंडिया को कनेक्ट कर रही है, श्रीलंका को कनेक्ट करती है, मालदीव्स को कनेक्ट कर रही है, ओमान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया, इराक, यमेन, सूडान एंड इजिप्ट को कनेक्ट करती है। यह लॉन्च कब की गई है? तो सितंबर 2006 को। कब लॉन्च की गई है? सितंबर 2006 को इसको लॉन्च किया गया है। कौन? तो फाल्कन क्या है? अंडर सी केबल सिस्टम है। आगे पॉइंट में बात करें, अटलांटिस क्या है? तो अटलांटिस क्या है? एक स्पेस शटल है। अटलांटिस क्या है? एक स्पेस शटल है। और अटलांटिस का याद रखिएगा, अटलांटिस जो है वो फोर्थ ऑपरेशनल शटल है। कौन सा? फोर्थ ऑपरेशनल शटल है। इसका जो योगदान है, इसका जो योगदान याद रखने योग्य है, ये रिटायर्ड हो चुके हैं वैसे। तो जो आपका अटलांटिस है वो नासा ने बनाया था, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी ने बनाया था, जो कि यूएसए का है। इसने इसको डेवलप किया था। इसका जो योगदान है वो आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प किया था। इसने आईएसएस के कंस्ट्रक्शन में बहुत सर्व किया था, हेल्प किया था। और साथ ही हबल स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी सर्व किया था। ठीक है। और फाइनल मिशन जो इसका एसटीएस था वो कब था? जुलाई 21 2000 को, 2011 का जुलाई 21 जुलाई 2011 को इसका अंतिम मिशन था। उसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया और कहता है यह फोर्थ ऑपरेशनल शटल था, द फोर्थ ऑपरेशनल शटल ऑफ नासा। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है, देखिए क्या कह रहा है डिस्कवरी के बारे में। क्या कहता है? अभी हमने देखा एटलांटिस जो है वो फोर्थ ऑपरेशनल स्पेस शटल है, लेकिन अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी भी क्या है? एक स्पेस शटल है जो नासा का थर्ड ऑपरेशनल ऑर्बिटर है। थर्ड ऑपरेशनल ऑर्बिटर शटल है। कौन? तो आपका डिस्कवरी किसके द्वारा है? तो नासा का है। किसका है? नासा का है। आगे पॉइंट पे बात करें, हिंदी में भी आप लोग देखते चलेंगे, दोनों भी मैं समझा रहा हूं कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों को कवर करते चले। अगला जो है हमारा क्यूरियोसिटी रोवर है। अगला क्या नाम है? क्यूरियोसिटी रोवर है। इसके बारे में देखिए क्या है, मार्स प्रोब स्पेस व्हीकल है। क्या है ये? मार्स प्रोब स्पेस व्हीकल है। मार्स पर जो मार्स होता है ना, देखिएगा कि रोवर क्या होता है, तो जो शटल है जब स्पेस में अंतरिक्ष यान जाता है तो वहां पर किसी ग्रह पर एक चलता फिरता रोबोट उतारती है ना। 4 पहिए वाला रोबोट होता है जिसपे कि सोलर पैनल लगा रहता है, वो घूमता है, वहां के सैंपल को कलेक्ट करता है, वहां की इमेज को खींचता है, फोटो क्लिक करता है। तो ऐसे चीज को रोवर कहा गया। तो क्यूरियोसिटी एक रोवर है जो मास प्रोब स्पेस व्हीकल है, मंगल ग्रह जांच अंतरिक्ष वाहन है, जिसका काम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका जो है
ये मंगल के बारे में रिसर्च करना था, मंगल के सतह के बारे में रिसर्च करने के लिए इसको भेजा गया था। किसके द्वारा निर्मित था? अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया रोबोट वाहन था, अमेरिका ने इसका निर्माण किया था। लेकिन मंगल के बारे में समझने के लिए मंगल विज्ञान प्रयोगशाला में मिशन में भाग के रूप में नासा द्वारा संचालित किया गया। इसको किसके द्वारा संचालित किया गया? नासा के द्वारा संचालित किया गया। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें मैसेंजर की, तो मैसेंजर जो है वो क्या है? मर्क्यूरी प्रोब स्पेस व्हीकल है। ये भी क्यूरियोसिटी रोवर की तरह ही है। कौन? मैसेंजर, जो मर्क्यूरी मतलब बुध, ये किसके लिए था? मंगल के लिए था, मार्स के लिए था। कौन था? क्यूरियोसिटी रोवर। लेकिन अगर हम मैसेंजर की बात करें तो मैसेंजर किसके लिए है? बुध ग्रह के लिए। किसके लिए है? बुध ग्रह के लिए है। इसको भी किसने बनाया था? तो नासा का था, यूएसए का था। आगे पॉइंट पर अगर हम बात करें रुस्तम की, किसके बारे में बात कर रहे हैं? रुस्तम 1। नाम से ही लग रहा है कि ये इंडियन है। क्या है? इंडियन है। किसने डेवलप किया? तो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है और इसी ने इसको क्या कहते हैं, यूज में लाया। क्या है ये? तो याद रखिएगा, रुस्तम 1 जो है एरियल व्हीकल है। क्या है? मानव रहित हवाई वाहन है। मानव रहित मतलब ऐसा हवाई वाहन, ऐसा हवाई जहाज जो मानव रहित होगा, जिसमें कि इंसान नहीं होते हैं, मानव रहित होते हैं। किसने बनाया था? डीआरडीओ ने मानव रहित वाहन बनाया था, जिसका नाम क्या रखा? रुस्तम 1 रखा। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक भारतीय, क्या है ये? शॉर्ट रेंज, लघु दूरी, दूर से संचालित विमान प्रणाली। दूर से संचालित मतलब दूर से ही हम उसको संचालित कर सकते हैं, रिमोट से संचालित होता है। शॉर्ट रेंज का है, रिमोटली पायलटेड होता है, मतलब रिमोट से इसको चलाते हैं, एयरक्राफ्ट है। किसने बनाया था? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, डीआरडीओ ने बनाया था। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। अगला क्या है? आकाश 2। आकाश 2 क्या है? एक टैबलेट पीसी है। क्या है ये? टैबलेट पीसी है। इज एन एंड्रॉइड बेस्ड टैबलेट कंप्यूटर। क्या है ये? एंड्रॉइड बेस्ड टैबलेट कंप्यूटर है, जो कि किसने बनाया था? ब्रिटेन के एक कंपनी है, डाटा विंड। ब्रिटेन की कंपनी है। कहां की कंपनी है? प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी है। क्या नाम है? डाटा विंड ने बनाया है। क्या है ये? आकाश 2। क्या नाम है? आकाश 2 एक टैबलेट पीसी है, जो ब्रिटिश कंपनी डेटा विंग द्वारा निर्मित एक एंड्रॉइड आधारित टैबलेट कंप्यूटर है। याद रखिएगा, अभी जो कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग, वो विंडोज आधारित होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उसमें होते हैं। लेकिन अब जो टैबलेट बना है आकाश 2, वो किस पर है? तो एंड्रॉइड पर आधारित है। किस पर आधारित है? एंड्रॉइड पर आधारित है। अगला पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कहता है द नासाज लास्ट स्पेस शटल वाज। नासा का लास्ट स्पेस शटल कौन था? तो अभी जस्ट हमने देखा था प्रीवियसली, तो एक नाम आया था अटलांटिस का, जो कि 4th ऑपरेशनल शटल था। 4th ऑपरेशनल शटल था, वही नासा का क्या है? लास्ट स्पेस शटल है। नासा का अंतिम अंतरिक्ष शटल था अटलांटिस। आगे पॉइंट में चलते हैं और आगे बात करते हैं क्या क्या सारी चीजें हमारे पास आती हैं। कहता है द विंसी प्लस। द विंसी प्लस मतलब डीप एटमॉस्फेयर वीनस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। जो आपका द विंसी है, द विंसी प्लस जो है, और वेरिटस जो है, ये दो जो है वो क्या है? 2 न्यू मिशन ऑफ अनाउंस्ड बाय नासा। नासा का 2 मिशन है, जो आपका डिविंसी प्लस और वेरिटस है। नासा का अनाउंस किया हुआ 2 मिशन है, जो किससे रिलेटेड है? बुध ग्रह से रिलेटेड है, वीनस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वीनस से रिलेटेड। एक का काम है उसके डीप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना, वीनस के डीप एटमॉस्फेयर का इन्वेस्टिगेशन करना, वहां पर नोबल गैसेस का इन्वेस्टिगेशन करना। किसका? नोबल गैसेस, अक्रिय गैस का जो है इन्वेस्टिगेशन करना, वहां के रसायन का इन्वेस्टिगेशन करना, और वहां के इमेजिन का, ठीक है, इमेज लेना। उसके बाद वेरिटस जो है इमिसिविटी, रेडियो साइंस और इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब चीज के बारे में वेरिटस का काम है। दोनों क्या है? वीनस से संबंधित है, मतलब शुक्र ग्रह से संबंधित है। एक मिशन है
किसका है? नासा का है, जो अनाउंस किया है, वेराइटस और डिविंसी प्लस। आगे बात करते हैं कैसिनी के बारे में। तो यहां पर देखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये सारे पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं, तो ध्यान से याद ही कर लेना है सिर्फ। कैसिनी क्या है? तो अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट सेंड टू सैटर्न, शनि पर भेजा गया एक स्पेस क्राफ्ट है। दूसरा क्या है? मैसेंजर, अभी हमने पहले भी देखा था, मैसेंजर का काम क्या है? मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का मैपिंग करना और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना, वो किसका काम है? मैसेंजर का। वाइजर 1 एंड वाइजर 2 का काम क्या है? एक्सप्लोरिंग करना, एक्सप्लोर करना आउटर सोलर सिस्टम को, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक्सप्लोर करना, दूसरे सोलर सिस्टम को ढूंढना या फिर दूसरे गैलेक्सीज को ढूंढना, किसका काम है? वाइजर 1 एंड वाइजर 2 का। अगला पॉइंट जो है कहता है नासाज कैसनी स्पेसक्राफ्ट वाज ऑन मिशन फॉर विच प्लैनेट। नासा का जो कैसनी स्पेसक्राफ्ट है वह किस मिशन से संबंधित है, किस ग्रह के मिशन से संबंधित है? तो सैटर्न, शनि से संबंधित है। कहता है अमॉन्ग द एपोफिस कैसिनी स्पाइट्जर एंड तेसार है ना, या टेक्सार कहते हैं इसको, या तेसार कहिए, दिस इज ए स्पेसक्राफ्ट। इनमें से कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? कौन कौन नाम से हैं? एपोफिस, कैसिनी, स्पाइट्जर और टेक्सार। इसमें से कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? तो कैसिनी जो है इसमें से स्पेसक्राफ्ट है। और कैसिनी कहां गया था? सैटर्न पे गया था। कहां गया था? सैटर्न पे गया था। आगे पॉइंट पर बात करें तो इस प्रयोग में 3 अंतरिक्ष यान, याद रखिएगा, इस प्रयोग में 3 अंतरिक्ष यान जो हैं समबाहु त्रिभुज के आकार में उड़ान भरेंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी भुजा समान हो, जिसकी भुजा क्या हो? समान हो। ऐसे भुजा बनाकर यह 3 भुजा वाले एक सीक्वेंस बनाएंगे। इस प्रयोग में 3 अंतरिक्ष यान एक समबाहु त्रिभुज, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, जिसकी चारों साइड्स एक समान होगी। और इस 3 पॉइंट पर तीन स्पेस क्राफ्ट होंगे। 3 स्पेस क्राफ्ट फ्लाई करेंगे। 3 स्पेस क्राफ्ट क्या करेंगे? उड़ान भरेंगे, जिसकी भुजाएं 10 लाख 10 लाख किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर लंबी होगी। कितना किलोमीटर? 10 लाख किलोमीटर लंबी होगी। और यानों के बीच, किसके बीच? यानों के बीच, इन यानों के बीच जो ये ब्लू वाला लाइन देख रहे हैं ना, वो लेजर की रोशनी चमकेगी। क्या चमकेगी? लेजर की रोशनी चमकेगी। किसका है? इस प्रयोग में एक प्रयोग है जिसमें कि अंतरिक्ष यान समबाहु त्रिभुज में उड़ेंगे, जिसकी भुजा की लंबाई 10 लाख किलोमीटर होगी और इनके बीच जो है लेजर लाइट चमकेगा। कौन सा है? तो लीजा, इवॉल्व्ड लीजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? इवॉल्व्ड लीजा से संबंधित है। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट पर बात करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और हमें अच्छा फील होगा। आगे पॉइंट में बात करते हैं। कहता है द पर्पस ऑफ इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। याद रखिएगा ये क्या है? आपका लीजा है, LISA, ई लीजा कहते हैं इसको, इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ई लीजा प्रोजेक्ट इज, किसके लिए ई लीजा प्रोजेक्ट जो है डिजाइन किया गया? उसका पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स जो जनरेट होते हैं इस अंतरिक्ष में, उस ग्रेविटेशनल वेव्स को देखने के लिए या पता लगाने के लिए किसका निर्माण किया गया है? ई लीसा का। ई लीसा का फुल फॉर्म क्या है? इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। आगे पॉइंट में बात करते हैं। कहता है साइंटिस्ट ऑफ ब्रिटेन बिल्ड ग्रेविटी ट्रैक्टर। क्या बनाया? ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया। या किस मैकेनिज्म पर काम कर रहा, क्या काम कर रहा है?
तो याद रखिएगा जो ट्रैक्टर है ना, इसका काम है यह पता लगाना कि कौन सा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आकर गिरने वाली है, या फिर पृथ्वी पर गिरने वाली क्षुद्र ग्रहों का पता लगाना, या पृथ्वी के आसपास के क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने का काम क्या किसका है? ग्रेविटी ट्रैक्टर का। किसने विकसित किया है? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। कहता है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया। यह एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसमें एक ऐसा तंत्र है जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टकराने से रोकेगा। तो ये क्या करेगा? और साथ में देखेगा, पता लगाएगा और रोकने का भी काम करेगा। किसको? क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के सतह से टकराने का प्रयास कर रही है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, क्या है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष दूर, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, दो विशाल ब्लैक होल के विलय मतलब एक दूसरे में मिल जाना, कितना दूर? विशाल होल के विलय। क्या कहता है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल ब्लैक होल के विलय का अवलोकन किया है। विलय का अवलोकन किया है। इस अवलोकन का महत्व यह है, क्या महत्व है? तो ग्रेविटेशनल वेव का पता चला। किसका पता चला? ग्रेविटेशनल वेव वेयर डिटेक्टेड, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो गुरुत्वाकर्षण तरंग है उसको पहली बार देखा गया। कब? तो सितंबर 2015 में। कब देखा गया? सितंबर 2015 में। किसके द्वारा? लीगो द्वारा। किसके द्वारा? लीगो द्वारा। क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लीगो का फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लीगो डिटेक्ट किया इन वेव्स को ऑन सितंबर 14, 2015। 14 सितंबर 2015 को इसको डिटेक्ट किया। किससे? कि दो जायंट, क्या कहता है? These waves originated from the collision of two black holes। दो ब्लैक होल्स के टकराने से जो वेव जनरेट हुआ, ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हुआ, इससे पता लगाया। अगले पॉइंट में बात करते हैं, क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन। विस्तारित ब्रह्मांड की अवधारणा किस पर आधारित है? तो विस्तारित ब्रह्मांड, विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार। याद रखिएगा ब्रह्मांड का विस्तार जो है निरंतर हो रहा है, और इस विस्तार के बारे में जो है सबसे पहले किन्होंने बताया? एडविन हबल साहब ने बताया। और एडविन हबल साहब ने किस टेलीस्कोप का आविष्कार किया है? तो हबल टेलीस्कोप का आविष्कार किया है। कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मतलब विस्तार, विस्तारीकरण, जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इस किस अनुप्रयोग या फिर किस नियम पर आधारित है? तो डॉपलर्स इफेक्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है? डॉपलर्स इफेक्ट पर आधारित है। अगले पॉइंट में चलते हैं और बात करते हैं। कहता है वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित हवाला दिया गया है। जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है, कुछ एविडेंस दिए हैं। क्या दिए हैं? अंतरिक्ष में मैक्रोवेव का पता लगा। अंतरिक्ष में किसका पता लगा? मैक्रोवेव का पता लगाना। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट घटना का अवलोकन हुआ। किसका अवलोकन हुआ है? रेड शिफ्ट घटना का अवलोकन हुआ है। दो तरह के शिफ्ट होते हैं, एक रेड शिफ्ट और दूसरा ब्लू शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट का अवलोकन का पता चला है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, क्या आता है? निम्नलिखित परिघटनाओं में, निम्नलिखित फेनोमेनन में अल्बर्ट आइंस्टीन के जो सापेक्षता के सिद्धांत हैं, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणियां जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है, वे क्या हैं? तो वे हैं प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। जो लाइट है वो ग्रेविटेशन से प्रभावित होते हैं। इसका एक सच्चा उदाहरण कहां से मिलता है? ब्लैक होल में मिलता है। ब्लैक होल के पास से लाइट भी क्या करता है? बैंड होकर चला जाता है, बैंड हो जाता है वहां पर, है ना। इसीलिए वहां पर कोई भी लाइट पास नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रह्मांड के लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है, और पदार्थ जो है
अपने आसपास स्पेस टाइम को विकृत कर रहा है। जो मैटर्स हैं, जो आगे मैटर्स बन रहे हैं या फिर जो मैटर्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अपने टाइम और स्पेस वाला जो चादर है उसमें क्या कर रहा है, विकृत कर रहा है उसको, उसमें एक कर्व बना रहा है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, क्या कहता है इवेंट होराइजन। क्या कहता है इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल, 3-4 चीजों के बारे में कह रहा है। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल शब्द कभी कभी समाचारों के किस संदर्भ में देखे जाते हैं, किस संदर्भ में देखे जाते हैं, तो ब्रह्मांड को का अवलोकन और समझ के संदर्भ में देखे जाते हैं। किसके, ब्रह्मांड का जो अवलोकन है किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और समझ के लिए देखे जाते हैं। अगला पॉइंट, ब्लैक होल इज अ, ब्लैक होल क्या है, एक कोलैप्स्ड स्टार है। ब्लैक होल क्या है, एक कोलैप्स्ड स्टार है, मतलब ढहा हुआ तारा, टूटा हुआ तारा है। तो याद होना चाहिए आपको, कोई स्टार जो है, कोई स्टार, ये मान लेते हैं सन है हमारा, क्या है, सन है। सन का जो मास है, जो द्रव्यमान है, इससे यदि किसी स्टार का द्रव्यमान 1.44 टाइम्स बढ़ जाए या अधिक हो, वह निश्चित ही ब्लैक होल में बदलता है। किसने कहा था, चंद्रशेखर साहब ने क्या कहा था, किसने कहा था, चंद्रशेखर साहब ने कहा था। इसीलिए इस नंबर को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। कहता है कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 टाइम्स अधिक होगा तो वह निश्चित ही ब्लैक होल बनेगा। होता क्या है, जो कोई स्टार है, यदि मान लीजिए कोई स्टार है, उसका ज्यादा बड़ा है हमारे सन से, तो क्या होता है, ये पहले रेड जाइंट बनता है, रेड जाइंट बनता है, लाल दानव बनता है। इसके बाद ये टूटता है, इसके सरफेस टूट के मध्यवर्ती भाग में गिरने लगते हैं, है ना। आगे हम लोग ज्योग्राफी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा बता देता हूं। रेड जायंट बना और ये रेड जायंट जो है जब फटा, क्या हुआ, जब ये विस्फोट हुआ तो क्या बना, यहां पे न्यूट्रॉन स्टार बन गया। यहां पे न्यूट्रॉन पार्टिकल्स तेजी से चक्कर काटने लगे, जिसको पल्सर नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, पल्सर नाम दिया जाता है। और ये बहुत डेंस होते हैं, क्या होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। आने वाले समय में यही पल्सर जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहता है ब्लैक होल क्या है, तो क्या है, तो तारा ही टूटा ना, स्टार जो है वो ब्रेक कर गया, टूट गया, कोलैप्स कर गया। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, ब्लैक होल क्या है, एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन दैट फॉल ऑन इट। मतलब जो ब्लैक होल है वह सभी प्रकार के रेडिएशन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। यहां तक कि प्रकाश को भी अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, प्रकाश को भी क्या करता है, अपने से मोड़ देता है, अपने पास से मोड़ देता है। इतनी उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर इशारा करती है। याद रखिएगा, जो कॉमेट होता है, जो कॉमेट होता है, उसका जो पूंछ होता है, उसका जो पूंछ होता है वह अवे फ्रॉम सन, मतलब सूर्य से दूर की ओर इशारा करती है। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं। क्या कहता है, कहता है हाईली डेंस स्टार आर कॉल्ड, जो हाईली डेंस स्टार होते हैं वो कौन होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। कौन से स्टार्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं वो हाईली डेंस स्टार होते हैं। अगला पॉइंट में है, कहता है कि अंतरिक्ष से सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से, याद रखिएगा, सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से आने वाला विद्युत आवेशित कण, विद्युत आवेशित कण यदि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाए, अगर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाए तो गंभीर नुकसान होगा, जीवों को गंभीर नुकसान होगा। पृथ्वी तक की सतह तक नहीं पहुंच पाता, पृथ्वी की सतह से किस कारण से जो है पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाता। इस ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे आवेशित कण जो है वो भटक रहे हैं। वो आवेशित कण अगर पृथ्वी की सतह तक पहुंच गए तो पृथ्वी पर प्रत्येक जीवों को इसका ना भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यह पृथ्वी तक किस कारण से नहीं पहुंच पा रहा है, तो कारण क्या है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वह उसको ध्रुव की ओर मोड़ देता है। उसको कहां मोड़ देता है, ध्रुव की ओर मोड़ देता है।
अगले पॉइंट में बात करते हैं, यदि कोई बड़ा सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंच जाए, मान लीजिए सन के सरफेस पे हमेशा हजारों किलोमीटर लंबी जो है सौर तूफानें उठती है, यदि वो सौर तूफानें पृथ्वी तक पहुंच जाए तो क्या होगा, आपका जीपीएस खत्म हो जाएगा। क्या होगा, जीपीएस जनरल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो विफल हो जाएगा, पावर ग्रिड जहां से बिजली आती है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होने लगेगी। क्या होगा, ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होने लगेगी। और क्या होगा, कहता है उपग्रहों की कक्षाएं विचलित हो जाएंगी, जो सैटेलाइट्स हमने भेजे हैं उनकी जो कक्षाएं, उनका जो ऑर्बिट है वो खत्म हो जाएगा। आगे क्या कहता है, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ान भरने वाले जो एयरक्राफ्ट होंगे, जो विमान होंगे, वह लघु तरंग के कारण रेडियो संचार बाधित हो जाएगा। क्या होगा, लघु तरंग वाले जो विमानों का लघु तरंग रेडियो संचार है वह बाधित हो जाएगा, वो क्या होगा, टूट जाएगा। अगले पॉइंट में क्या कहता है, कहता है वह वायुमंडल परत जिसमें संचार उपग्रह, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, उसका नाम क्या है, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। कहता है वह वायुमंडलीय परत जिसमें संचार उपग्रह मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, रहता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। बस एक दो स्लाइड और करेंगे, जिसके बाद हम लोग इसमें वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या कहता है, दूर संचार रिले के लिए उपयोग किए जाने वाले उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में रखा जाता है। कहां रखा जाता है, सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उसको रखा जाता है। किसी उपग्रह को ऐसी कक्षा में तब कहा जाता है, कब कहा जाता है ऐसी कक्षा में, कौन सी, भू स्थिर कक्षा में कब कहा जाता है, जब कक्षा भू समकालिक हो। कैसी हो उसकी कक्षा, भू समकालिक हो, और कैसी हो, वृत्ताकार हो। कैसी हो, वृत्ताकार हो, और क्या हो, कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के तल में हो, पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है उसके तल में हो, जिस कारण से वो क्या होता है, और पृथ्वी के साथ घूमता है, मतलब पृथ्वी के गति के समान घूमता है, इसीलिए इसका परिक्रमण काल जो होता है 24 घंटे का। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट में कहता है जियोस्टैटिक पोजीशन क्या है, जियोस्टैटिक पोजीशन क्या है, कहता है जब कोई सैटेलाइट्स चारों ओर पृथ्वी के वेग के अनुरूप, मतलब मान लेते हैं कोई हमने सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर भेजा, पृथ्वी के चारों ओर भेजा, मान लीजिए ये सैटेलाइट है, अब पृथ्वी पे अपने अक्ष पर घूम रही है और ये भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, तो घूमे इस प्रकार से जो पृथ्वी की स्पिन की स्पीड है वही इसकी स्पीड हो, और अगर इस पॉइंट पर है तो हमेशा ऐसे घूमे, ये हमेशा एक ही पॉइंट पर दिखता रहे, इसी को कहते हैं भूस्थैतिक स्थिति। कहता है जब कोई वस्तु या सैटेलाइट के चारों ओर पृथ्वी के वेग के अनुरूप वेग से घूमती है, कोई वस्तु जो है पृथ्वी के वेग के अनुरूप उसके चारों ओर घूमती है, जिससे वह पृथ्वी पर किसी स्थान के संबंध में एक निश्चित स्थिति बनाए रखती है, मतलब एक ही पॉइंट वो पकड़ लीजिए तो 24 घंटा एक ही पॉइंट पर दिखेगा, है ना, इसी स्थिति बना ले, इसी को कहते हैं भूस्थैतिक स्थिति। आगे चलते हैं, कहता है भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा जो अवधि होती है, भू स्थिर उपग्रह की जो परिक्रमा अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 24 घंटे की होती है, 25 आवर्स की होती है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, नासा जो यूएस का है, नासा स्पेस एजेंसी हैड लॉन्च्ड अ टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है, किसने, नासा के, यूएस ने, कैप्लर नाम का, किस नाम का, कैप्लर नाम का एक टेलीस्कोप जो है नासा यूएस ने लॉन्च किया है, जिसका काम क्या है, अर्थ लाइक पृथ्वी जैसा प्लैनेट ढूंढने का काम इसको दिया गया है। कब लॉन्च हुआ है, तो 6 मार्च 2000 को इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, 6 मार्च 2009 को लॉन्च किया गया है। कहता है अगला पॉइंट जो हमारा कहता है कि द 10th चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के जो 10वां जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं, तो एस सोमनाथ। अभी जो प्रेजेंट में आपके
ना इसरो के जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ ही हैं। कब से हैं? जनवरी 2022 से हैं। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगले स्लाइड में चलते हैं। कहता है प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट का चेयरमैन है उनका नाम क्या है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ साहब क्या हैं? अभी जो आपके इसरो हैं, इसरो के करंट चेयरमैन जो है वो कौन है? एस सोमनाथ हैं। आगे पॉइंट बात करते हैं। इंडियन सैटेलाइट सीरीज, इंडिया का जो सैटेलाइट उपग्रह का जो सीरीज है वह कौन सा सीरीज है जो कम्युनिकेशन सिस्टम इज बीइंग यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, दूर संचार प्रणाली। याद रखिएगा, उपग्रह की श्रृंखला जो है दूर संचार प्रणाली के लिए उपयोग में लाता है। इनसैट और जी सैट, इनसैट और जी सैट जो है वह भारतीय सैटेलाइट सीरीज है जो कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, दूर संचार प्रणाली के लिए उपयोग की जा रही है। आगे अगर हम बात करें, कहता है इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसैट, इनसैट जो सैटेलाइट सीरीज है वो किसके लिए प्रयोग में आ रहा है? किस प्रयोग में आ रहा है? तो कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किस श्रृंखला की है? तो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट श्रृंखला की है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। के ए अमॉन्ग द के ए सी एम एफ एंड के यू बैंड्स, ये 5-4 क्या है? ये बैंड्स हैं, अलग अलग बैंड्स हैं। इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बैंड्स विच इज नॉट यूज्ड इन इनसैट एंड जीसैट। इनसैट या जीसैट में यूज होने वाला इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी नहीं है? तो याद रखिएगा, एमएफ फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी जो है वो इनसैट और जीसैट में प्रयोग में नहीं आता है। अब अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग जो हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? तो याद रखिएगा, तो सी बैंड जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 से 8 गीगाहर्ट्ज है। केयू बैंड जो है इसका 12 से 18 गीगाहर्ट्ज है। अगर हम बात करें के ए बैंड की तो 26 से 40 गीगाहर्ट्ज है। कितना? 26 से 40 गीगाहर्ट्ज है। अगर हम एमएफ फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो कितना है? 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक है। आगे बात करते हैं टेलीविजन ट्रांसमिशन, टेलीविजन प्रसारण किस का उदाहरण है? टेलीविजन कम्युनिकेशन, टेलीविजन ट्रांसमिशन। याद रखिएगा, टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जांपल है कौन? टेलीविजन ट्रांसमिशन। आगे बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडिया का जो फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो कौन है? तो IRS-1A, IRS-1A कहां से लॉन्च की गई है? लॉन्च्ड फ्रॉम, तो याद रखिएगा बीकानूर, बीकानूर के कोस्मोड्रोम में, कोस्मोड्रोम जो कजाकिस्तान में है। कौन? कोस्मोड्रोम जो कजाकिस्तान में है, बीकानूर से इसको लॉन्च किया गया था। टुक प्लेस कब? 17 मार्च 1988 को। कब लॉन्च किया गया था? किसको? IRS, इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग, इंडियाज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है I-1A जो है वो 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। कहां से? बीकानूर, जो बीकानूर में कोस्मोड्रोम प्रक्षेपण स्थल है वहां कहां पर है? कजाकिस्तान में है। कब हुआ था? 17 मार्च 1988 को हुआ था। आगे देखते हैं, क्या आगे भी हमारे पास पॉइंट्स हैं? आगे देखते हैं। कहता है अगला पॉइंट, कहता है भारतीय सुदूर संवेदना IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? तो एग्रीकल्चर के असाइनमेंट फॉर ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, खास करके इसका जो प्रयोग है वो एग्रीकल्चर में किया जाता है, एग्रीकल्चर कृषि विभाग में किया जाता है। जैसे अनाज का उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फसल उत्पादकता का आकलन करता है। किसका आकलन करता है? फसल उत्पादकता का आकलन करता है। भूजल संसाधनों, जो ग्राउंड वाटर है उसको लोकेट करने का भी काम करता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, जो खनिज है उसको खोदने के लिए, उसको निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ऐसे इसके कई सारे यूज हैं। किसका? IRS का, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। आगे बात करते हैं उपग्रह चित्रों द्वारा,
द सैटेलाइट इमेजेस या रिमोट सेंसिंग डाटा आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। क्या कहता है? उपग्रह चित्र सुदूर संवेदना डेटा का उपयोग निम्नलिखित के माप या अनुपात के अनुमान के लिए किया जाता है। तो किसी विशिष्ट स्थान की वनस्पति में क्लोरोफिल की मात्रा के, याद रखिएगा IRSS का जो आएगा डाटा उससे क्या लगेगा, किसी विशिष्ट स्थान की जो वनस्पति है, जो वहां के पेड़ पौधे हैं, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा, किसी विशिष्ट स्थान के चावल के खेतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ग्रीन हाउसेस गैसेज जो हैं उसका उत्सर्जन, किसी विशिष्ट स्थान की भूमि के सतह का तापमान, किसी भी स्थान के जो भूमि है उसका टेम्परेचर का आकलन करेगा। कौन? इंडिया द सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा, जो आपको IRS से मिलेगा। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। इनसैट 3C, इनसैट 3C वाज लॉन्च्ड फ्रॉम, कहां से इसको लॉन्च किया गया था? कोरौ से लॉन्च किया गया था, फ्रेंच गुयाना में है। स्पेसिफिकली इट वाज लॉन्च्ड बाय द एरिना 4 लॉन्च्ड व्हीकल। याद रखिएगा इनसैट 3C को किससे? एरिने 4 लॉन्च्ड व्हीकल से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 24 जनवरी 2002 को। ठीक है, आगे पॉइंट पे बात करते हैं। The number of satellites launched successfully by PSLV C-37 in single flight on 15 फरवरी 2017। 15 फरवरी 2017 को एक रिकॉर्ड कायम किया गया। भारतीय अंतरिक्ष जो आपका कैरी करने वाला, सैटेलाइट कैरी करने वाला जो यान है PSLV C-37, उसने एक बार में 104 सैटेलाइट को कैरी करके अंतरिक्ष में छोड़ा। कब छोड़ा? 15 फरवरी 2017 को। अगले पॉइंट में बात करते हैं। कहता है द फुल फॉर्म ऑफ NAVIC, NAVIC, NAV का मतलब नेविगेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। NAVIC का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट में आते हैं। कहता है द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द स्पेस प्रोग्राम इज, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। देखिए कालानुक्रमिक मतलब समय, किसको पहले भेजा गया, सबसे पहले कौन भेजा गया, उसके बाद कौन भेजा गया, उसके बाद कौन भेजा गया, इस स्तर पर अगर आप देखिएगा तो करेक्ट क्रोनोलॉजी जो है, सबसे पहले साइट भेजा गया SIT, उसके बाद स्टेप, उसके बाद एप्पल, उसके बाद IGMD। साइट का फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन 1975-1976। याद रखिएगा साइट कब हुआ है? 1975-1976। स्टेप 1977 से 1979। एप्पल को 1981 में, अगर IGMD की बात करें 1982। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा साइट का, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। दूसरा स्टेप का सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। अगला एप्पल एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। अगला पॉइंट IGMD इंडियन जियो स्टेशनरी मेट्रोलॉजिकल मेटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी। चलिए आगे पॉइंट में बात करते हैं। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल वाज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च हुआ था? जून 1981। कब लॉन्च हुआ था? 1981, जून 1981 को लॉन्च हुआ था।
आगे पॉइंट में बात करते हैं। पहला भारतीय संचार उपग्रह एप्पल लॉन्च किया गया था कब? 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। अगले पॉइंट में बात करते हैं, एप्पल वाज लॉन्च्ड फ्रॉम, एप्पल जो है वो कहां से लॉन्च किया गया था? कोरू से। कोरू से कहां है? फ्रेंच गुयाना में है। द लॉन्च व्हीकल, जो लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था, जो प्रक्षेपण यान जो वाहन है जो यूज हुआ था, एरियन 1 यूज हुआ था। किसके लिए? एप्पल के लिए। अगला पॉइंट पे बात करते हैं, भारत का पहला समर्पित नेविगेशन उपग्रह IRNSS श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह प्रक्षेपण ध्रुवीय ग्रह परिक्षेपण, ध्रुवीय उपग्रह परिक्षेपण यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा। और SLV का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV और PSLV दो है ना, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो हमारा क्या है, कहता है भारत का पहला समर्पित नेविगेशन IRNS-1A जो है कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा। द लॉन्च टुक प्लेस एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से कहां है? श्रीहरिकोटा यूजिंग द पोलर सैटेलाइट PSLV C-22। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है भारतीय क्षेत्रीय नौवाहन उपग्रह प्रणाली IRNSS, द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसी का शॉर्ट क्या है? IRNSS। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, IRNS से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो IRNSS हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। IRNSS से जो सिस्टम से जो करेक्ट स्टेटमेंट है क्या है? IRNSS हैज 3 सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट हैं? 3 सैटेलाइट हैं, वो जिसमें कि 3 जो है जियो स्टेशनरी में है और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये लास्ट स्लाइड है जिसको हम करेंगे, उसके बाद हमारा जो सेट होगा वो इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें कि आप इसके आगे के स्लाइड्स को देखेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आप तक पहुंचाऊंगा। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है द गैलीलियो प्रोजेक्ट विच हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, गैलीलियो परियोजना जो हाल में चर्चा में रही है, क्या है? मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट। क्या है? मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट है, बहु उपग्रह नेविगेशन परियोजना है, जो किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो गैलीलियो प्रोजेक्ट जो है वो आजकल चर्चा में रही थी, कारण क्या था? तो कहता है कि नेविगेशन परियोजना है जिसे यूरोपीय संघ द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहता है जीपीएस स्टैंड फॉर, जीपीएस का मतलब क्या है? जीपीएस का अर्थ क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे पॉइंट पे बात करते हैं, वे क्षेत्र जिनमें जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जाता है, किसमें? नेविगेशन में, मोबाइल फोन ऑपरेशन में, बैंकिंग ऑपरेशन में, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, इन सब के ऑपरेशन में जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। कहां का? नेविगेशन में, जैसे हम लोग रास्ता वगैरह ढूंढते हैं, मोबाइल फोन्स के ऑपरेशन करने, मोबाइल फोन में जो काम करता है वो भी जीपीएस, बैंकिंग ऑपरेशन के लिए, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, पावर ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए। कहता है इंडिया डेवलप द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिया ने जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डिकेड्स, कुछ दशकों में, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेवलपमेंट ऑफ दिस, इनका जो समय के साथ जो विकास हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद
ASLV, ASLV कहता है, ASLV मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV तो क्या है ये? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सीक्वेंस है इसका, पहले SLV का विकास हुआ, उसके बाद ASLV का, PSLV का, उसके बाद GSLV का। इसके और सारे स्लाइड्स हैं जिन स्लाइड्स को हमें कंप्लीट करना है। इस स्लाइड को, एक और स्लाइड है जिसको हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा सा याद करने वाला है, इसको याद कर लेना है। कहता है सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? तो लॉन्च व्हीकल है, क्या नाम है? लॉन्च व्हीकल है। एक मिनट, कहता है लॉन्च व्हीकल है, इधर लॉन्च व्हीकल है और इधर सैटेलाइट है। तो कौन से लॉन्च व्हीकल से कौन सा सैटेलाइट भेजा गया है? तो पहला क्या है? SLV-3, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी जस्ट मैंने पीछे इसका फुल फॉर्म बता दिया है, शॉर्ट फॉर्म बता दिया है। SLV-3 द्वारा किसको भेजा गया है? रोहिणी नाम के सैटेलाइट को। उसके बाद ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किसको भेजा गया है? SROSSC का, ठीक है। उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किसको भेजा गया है? चंद्रयान-1 को। किसको? चंद्रयान-1 सैटेलाइट को। अगला क्या है? GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से EDUSAT को भेजा गया है। आगे पॉइंट में बात करते हैं। द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज। ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर है? बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में है। अगला बात करते हैं IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहां पर है? इसका लोकेशन पुणे में है। कहां पर है? पुणे में है। IUAC मतलब इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर जो है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है? देहरादून में है। अगले पॉइंट पर SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वो कहां पर है? आपका अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर है? हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। इसका पॉइंट अगला देखिएगा, इसरोज मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हसन, विच इज लोकेटेड इन हसन में है। इसरो का मास्टर कंट्रोल सुविधा जो है वो कहां पर है? हसन में है। हसन कहां है? तो कर्नाटका में है। कहां पर है हसन? कर्नाटका में है। मेरे ख्याल से जो मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी में आज पॉइंट्स बताए हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आगे इसी का हम पार्ट 2 भी आपके सामने लाएंगे जिसमें कि और पॉइंट्स का हम जिक्र करेंगे और पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन यह वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसके एक ही पॉइंट्स को, एक ही वीडियो को आज मैं कवर करता हूं, एक ही वीडियो को आपके सामने लेकर आता हूं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और परीक्षा की तैयारी जोरों से कीजिए। जय हिंद, जय भारत।